हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 7th हिस्ट्री। इस पार्ट में हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा हिस्ट्री का चैप्टर 1, ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर्स। तो देखिए, इसके अंदर हम इस पूरी बुक के अंदर स्टार्टिंग से देखें तो ईयर 700 से लेकर के 1700 का जो 1750 का जो टाइम पीरियड है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो किन किन सेंचुरीज़ में कौन कौन से इवेंट्स हुए, कौन सी घटनाएं हुई, और मेनली जो ये 1000 साल का टाइम पीरियड है 700 से लेकर के 1750 तक का, इसको हम पढ़ेंगे। सो टेक ए लुक एट मैप्स 1 and 2. Map 1 was made in 1154 CE by अरब जोग्राफर अल अद्रीसी। देखिए, अभी हम मैप्स देखेंगे तो इन मैप्स में क्या बताया गया है कि मैप 1 जो है वो एक अरब जोग्राफर के द्वारा बनाया गया था। एक अरब का रहने वाला जो भूगोल शास्त्री है उसके द्वारा बनाया गया था 1154 CE कॉमन एरा में। द सेक्शन प्रोड्यूस हेयर इज ए डिटेल ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट फ्रॉम हिज लार्जर मैप ऑफ द वर्ल्ड। तो उस समय जब अल इदरीसी ने वर्ल्ड मैप बनाया था, तो उस समय जब इंडिया का नक्शा किस तरीके से बनाया था अल इदरीसी ने, वो मैप 1 के अंदर दिखाया गया है। तो आइए हम मैप 1 को देखते हैं। सो दिस इज मैप 1। इसमें देखिए, जो इंडिया का नक्शा है, मैप है, उसमें साउथ को नॉर्थ दिखाया गया है। ठीक है, जो वी शेप होती है, जैसे हम इंडिया का मैप देखते हैं, जो सदर्न स्टेट होते हैं वो नीचे की तरफ जो पेनिसुला बनता है यहाँ पे होते हैं, जबकि मैप में जो पेनिसुला है, जो सदर्न पार्ट है इंडिया का, वो ऊपर की तरफ दर्शाया गया है इस तरीके से, और जो नदर्न पार्ट है वो नीचे दिखाए गए हैं, और जो जगहों के नाम हैं वो अरबी भाषा में लिखे गए हैं। इसके बाद हम दूसरा मैप देखेंगे। मैप 2 was made in 1720s by a French cartographer। मैप 2 जो था वो एक फ्रेंच कार्टोग्राफर के द्वारा बनाया गया था। कार्टोग्राफर कौन होता है? कार्टोग्राफर होता है जो मैप बनाता है, जो व्यक्ति मैप बनाता है। ए पर्सन हु मेक मैप्स। द टू मैप्स आर क्वाइट डिफरेंट इवन दो आर ऑफ सेम एरिया। देखिए, दोनों मैप्स जो हैं, मैप 1 और मैप 2, वो एक दूसरे से काफ़ी डिफरेंट हैं, लेकिन वो सेम एरिया के हैं। भारतीय उपमहाद्वीप को दर्शाया गया है। तो हम मैप 2 को भी देखेंगे। इन अल-अदरीसी's मैप, साउथ इंडिया इज वेयर वी वुड एक्सपेक्ट टू फाइंड नॉर्थ इंडिया। अल-अदरीसी के मैप में साउथ इंडिया को वहाँ पे दिखाया गया है जहाँ पे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि नॉर्थ इंडिया होना चाहिए वहाँ पे। एंड श्रीलंका इज द आइलैंड ऑन द टॉप। और हमने देखा अल-अदरीसी के मैप में कि साउथ में जो स्टेट्स हैं वो ऊपर, और श्रीलंका टॉप पे दिखाया गया है। प्लेस आर नेम्स आर इन अरेबिक। और जो जगहों के नाम हैं वो अरेबिक भाषा में लिखे गए हैं। तो ये देखिए, इसमें जो श्रीलंका है, इसमें ऊपर की तरफ दिखाया गया है, ये नदर्न पार्ट है, ये सदर्न इंडिया है, यू नॉर्थ में दिखा दिया, और श्रीलंका जबकि नीचे होता है मैप के, ये ऊपर दिखाया गया है। और नेम ऑफ प्लेस आर रिटन इन अरेबिक लैंग्वेज। उसके बाद मैप 2 आता है। मैप 2 हमने पढ़ा था, एक फ्रेंच कार्टोग्राफर के द्वारा बनाया गया था। तो वो कुछ इस तरीके से बनाया गया था। ये मैप आज जो हम पढ़ते हैं,
इसी तरीके का हम मैप देखते हैं इंडिया का। तो ये दोनों के मैप में डिफरेंस है लेकिन एरिया सेम है। इसमें श्रीलंका जो है सही जगह पे दिखाया गया है। देर आर सम वेल नोन प्लेसेस लाइक कन्नौज इन उत्तर प्रदेश। तो मैप 2 में कुछ वेल नोन कुछ जानी मानी जगहें भी दिखाई गई हैं, जैसे कि कन्नौज उत्तर प्रदेश के अंदर। मैप 2 वाज नियरली मेड 600 आफ्टर मैप 1 और मैप सेकंड जो है वो मैप 1 से लगभग 600 साल बाद बनाया गया था। ड्यूरिंग विच टाइम इंफॉर्मेशन अबाउट द सब कॉन्टिनेंट हैड चेंज्ड कंसिडरेबली। उसके बाद जो टाइम इंफॉर्मेशन है इन 600 सालों में बहुत सारे चेंजेस आए, तो धीरे धीरे बदलाव आता गया महाद्वीप के अंदर। दिस मैप सीम्स मोर फैमिलियर टू अस एंड द कोस्टल एरियाज इन पर्टिकुलर आर सरप्राइजिंगली डिटेल्ड। तो हमने जो मैप सेकंड देखा, इस मैप को हम ज़्यादा जानते हैं, ज़्यादा फैमिलियर हैं, ज़्यादा परिचित हैं और इसमें जो कोस्टल एरियाज़ हैं, जो तटीय क्षेत्र हैं, वो विस्तृत रूप से दर्शाए गए हैं। मतलब बहुत ही अच्छी तरीके से दर्शाया गया था मैप 2 को। दिस मैप was used by European sailors merchants on their voyages। और ये जो मैप सेकंड है वो जो सेलर्स आते थे, नाविक होते थे, यूरोपियन नाविकों द्वारा इसको यूज़ किया जाता था, व्यापारियों द्वारा, ऑन देयर वॉयजेस, तब जो वो यात्रा करते थे। इक्वली इम्पोर्टेंट इज द फैक्ट that the science of cartography different in two periods। इस बात को भी ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है कि दोनों पीरियड्स में, अलद ऋषि के टाइम पे भी और जो फ्रेंच कार्टोग्राफर था 1720s में भी, जो मैप बनाने का जो मेथड था वो दोनों टाइम पे अलग अलग था। When historians read documents, maps and text from the past, they have to be sensitive to the different historical backgrounds, the context in which information about the past was produced। तो जब भी हिस्टोरियंस मतलब इतिहासकार डॉक्यूमेंट्स को पढ़ते, मैप्स देखते या टेक्स्ट देखते पास्ट से जुड़े हुए, तो उनको बहुत ही ध्यान रखना पड़ता। सेंसिटिव मतलब संवेदनशील, तो उनको बहुत ही संवेदनशील होना पड़ता उन चीज़ों के प्रति कि भी वो बात जो है वो किस कॉन्टेक्स्ट में कही गई है, किस विषय में कही गई है, जो उन्हें पास्ट के बारे में जो उन्हें सोर्सेज मिले हैं उनकी मदद से। तो इन सब चीज़ों को उनको ध्यान में रखना पड़ता था कि उस चीज़ का रिलेशन किस बात से हो सकता है। उसके बाद हम आगे देखते हैं न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज, जो इंडिया के रिगार्डिंग में पास्ट में कौन कौन से शब्द यूज़ किए गए हैं इंडिया को डिस्क्राइब करने के लिए, वो हम देखते हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट इफ द कॉन्टेक्स्ट इन विच इंफॉर्मेशन इज प्रोड्यूस्ड चेंजेस विद टाइम, व्हाट अबाउट लैंग्वेज एंड मीनिंग्स। तो देखिए हमने ऊपर पढ़ा कि हिस्टोरियंस को कॉन्टेक्स्ट को ध्यान में रखते हुए चीज़ों को बहुत ही समझदारी से जो है देखना पड़ता है। ऐसे ही समय के साथ साथ जो कुछ ऐसे शब्द थे या फिर उसमें जो लैंग्वेज है, जो भाषा है, उसमें बदलाव आए। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स एग्जिस्ट इन ए वैरायटी ऑफ लैंग्वेजेस विच हैव चेंज्ड कंसिडरेबली ओवर ईयर्स। तो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स में भी ऐसे बहुत सारे बदलाव हैं। कि वैरायटी मतलब बहुत सारा बदलाव देखने को मिलता है भाषाओं के अंदर, जो धीरे धीरे चेंज होते गए सालों तक। मेडिवियल पर्शियन फॉर एग्जांपल इज डिफरेंट फ्रॉम मॉडर्न पर्शियन। अगर एग्जांपल के लिए लें तो मेडिवियल पर्शियन जो है वो मॉडर्न पर्शियन से डिफरेंट है। द डिफरेंस इज जस्ट नॉट विद रिगार्ड टू ग्रामर एंड वोकैबुलरी, द मीनिंग्स ऑफ वर्ड्स आल्सो चेंज ओवर द टाइम।
तो डिफरेंस सिर्फ ग्रामर को लेकर या फिर वर्डिंग मीनिंग्स में ही डिफरेंस नहीं मिलता, जो सेंटेंसेस हैं या फिर जो चेंजेस हैं, वोकैबुलरी क्या होता है, वोकैबुलरी होता है शब्दकोश, ठीक है, शब्दों का जो भंडार। तो शब्दों के मीनिंग में भी बदलाव आया पर्शियन लैंग्वेज में। टेक द टर्म हिंदुस्तान, तो जैसे हम शब्द हिंदुस्तान को लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल टुडे वी अंडरस्टैंड इट एज इंडिया द मॉडर्न नेशन स्टेट। तो हिंदुस्तान टर्म को आज हम क्या मानते हैं कि इंडिया मानते हैं, जो हमारा मॉडर्न स्टेट है, आधुनिक भारत जो है। When the term was used in the 13th century, Minaz Siraj, a chronicler who wrote in Persian, he meant the areas of Punjab, Haryana and lands between Ganga and Yamuna। सबसे पहली बार मीनाज आई सिराज के द्वारा जो हिंदुस्तान शब्द का यूज़ किया गया था वो 13वीं शताब्दी में किया गया था। और हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किस जगह को दर्शाने के लिए किया गया था, जो एरियाज़ पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के मैदानी भाग हैं, उनको डिस्क्राइब करने के लिए हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था मीनाज आई सिराज ने। और मीनाज आई सिराज कौन था? एक क्रोनिकलर, एक इतिहासकार था। He used the term in a political sense for lands that were a part of dominions of दिल्ली सुल्तान। और उसने हिंदुस्तान शब्द का एक दूसरे रूप में प्रयोग ये भी किया था कि भी राजनीतिक रूप से उस समय जो दिल्ली सल्तनत थी, दिल्ली सल्तनत के जो राजा थे, तो जहाँ जहाँ पे उनका राजा शासन था, वहाँ तक के जगह को, वहाँ तक के जो एरिया है उसको हिंदुस्तान बोला जाता था। The areas included in this term shifted with the extent of the Sultanate, but the term never included South India। तो जो एरिया जो था, जो इस टर्म के साथ मतलब जो नॉर्थ इंडिया जुड़ा हुआ था, हरियाणा पर पंजाब, गंगा यमुना के जो मैदानी भाग जुड़े हुए थे इस शब्द से, हिंदुस्तान शब्द से, उसमें सिर्फ नॉर्थ इंडिया के ही हिस्से आते थे, उसमें कभी साउथ इंडिया का जिक्र नहीं किया गया। By contrast, in the early 16th century, Babur used Hindustan to describe the geography, the fauna and culture of the inhabitants। बाबर जब 16th सेंचुरी में इंडिया में आया था 1526 में, तो बाबर ने सबसे पहले शब्द हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग यहाँ की ज्योग्राफी दर्शाने के लिए किया था। यहाँ के जो निवासी हैं, इनहेबिटेंट्स, मतलब इनहेबिटेंट्स होता है निवासी, किसी जगह के रहने वाले लोग। तो भारत के रहने वाले लोगों का जो कल्चर था उसको दर्शाने के लिए। और फ्योना क्या होता है? फ्योना मतलब यहाँ के जितने भी लोग हैं या फिर एनिमल्स हैं उसको डिस्क्राइब करने के लिए बाबर ने हिंदुस्तान टर्म का जो है, हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था। As we will see later in this chapter, this was somewhat similar to the way 14th century poet आमिर खुसरो used word हिंद। और ये हम आगे चैप्टर में भी देखेंगे कि भी एक कवि था 14th सेंचुरी का, आमिर खुसरो जिसका नाम है, तो उसने इसी तरीके से जैसे बाबर ने यहाँ के लोगों का कल्चर दर्शाने के लिए हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था, वैसे ही आमिर खुसरो ने भी हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था। While the idea of geographical and cultural entity like India did exist, the term Hindustan did not carry the political and national meanings which we associate with it today। तो जो आइडिया था हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग करने का, जो विचार था, वो सिर्फ यहाँ की संस्कृति दिखाने के लिए प्रयोग किया जाता था, ना कि यहाँ की जो राजनीतिक इसका कोई मतलब नहीं होता था, और ना ही राष्ट्रीय रूप से इसको उसमें अपनाया गया था।
और आज के दिन हम इसको पॉलिटिकल और नेशनल मीनिंग्स के साथ जोड़ते हैं हिंदुस्तान शब्द को। एसोसिएट मतलब संबंधित या जोड़ना। Historians today have to be careful about terms they use because they meant different things in the past. आज जब हिस्टोरियंस जब पढ़ते हैं, शब्दों को पढ़ते हैं जो पास्ट में लिखी हुई चीज़ों में, तो उनको समझने में बहुत ही उनको सावधानी रखनी पड़ती है, क्योंकि उन शब्दों का मतलब पास्ट में कुछ और भी हो सकता है। टेक फॉर एग्जांपल, अगर एग्जांपल के लिए लें, ए सिंपल टर्म लाइक फॉरेनर, तो ये जो फॉरेनर शब्द होता है, जो फॉरेनर का मतलब होता है विदेशी, तो उस समय विदेशी शब्द का प्रयोग या फिर फॉरेनर शब्द का प्रयोग किस लिए किया जाता था? इट इज़ यूज टुडे टू मीन समवन हु इज़ नॉट एन इंडियन। आज के दिन हम फॉरेनर वर्ड जो है इसका यूज़ इसलिए करते हैं, जो भारत का, मान लीजिए कोई व्यक्ति भारत का निवासी नहीं है, भारत का सिटीजन नहीं है, तो उसको हम बोलते हैं वो फॉरेनर है, विदेशी है। सो पास्ट में फॉरेनर का यूज़ कैसे होता था वो हम देखते हैं। आइए, इन द medieval period, a foreigner was any stranger who appeared, say, in given village, someone who was not part of that society or culture। कि मेडिवल पीरियड, मध्यकालीन युग के अंदर फॉरेनर शब्द का मतलब होता था स्ट्रेंजर। स्ट्रेंजर मतलब अजनबी। हु अपीयर्ड से इन गिवन विलेज, जो उस गांव का रहने वाला नहीं हो, या फिर जो उस सोसाइटी या उस संस्कृति का नहीं हो। इन हिंदी द टर्म परदेसी माइट बी यूज टू डिस्क्राइब सच ए पर्सन एंड इन पर्शियन अजनबी। तो हिंदी में इस शब्द का प्रयोग किसी व्यक्ति को जो बाहर का है, अजनबी है, उसको डिस्क्राइब करने के लिए किया जाता था। ए सिटी ड्वेलर देयरफॉर माइट हैव रिगार्डेड ए फॉरेस्ट ड्वेलर एज ए फॉरेनर। तो एक सिटी ड्वेलर मतलब शहर में रहने वाला कोई भी व्यक्ति, तो वो किसी फॉरेस्ट में रहने वाले व्यक्ति को फॉरेनर मानता था, ठीक है, दूसरी जगह का विदेशी मानता था। लेकिन आज के टाइम में फॉरेनर शब्द का प्रयोग जो है, जो इंडिया से नहीं है जो व्यक्ति, उसके लिए किया जाता है। आगे देखें। सो बट टू पीजेंट्स लिविंग इन द सेम विलेज वर नॉट फॉरेनर्स टू ईच अदर, इवन दो मे हैव हैड डिफरेंट रिलीजियस और कास्ट बैकग्राउंड्स। लेकिन फॉरेनर शब्द का प्रयोग एक ही गांव में रहने वाले दो लोगों के लिए नहीं होता था, ठीक है, चाहे वो अलग ही संस्कृति के हों, अलग ही समुदाय के हों, लेकिन एक ही गांव में रहते हों, तो उनके लिए फॉरेनर शब्द जो है लागू नहीं होगा, क्योंकि वो एक ही जगह पे रहते थे, चाहे उनकी कास्ट कुछ हो, जाति कुछ हो, धर्म कुछ हो, ठीक है, लेकिन फॉरेनर नहीं होते थे वो एक दूसरे के लिए। सिर्फ दूसरी जगहों का रहने वाला ही फॉरेनर कहलाता था, चाहे वो पास के गांव वाला का हो, गांव वालों, या फिर जो फॉरेस्ट में रहने वाले जो आदिवासी लोग हों। आगे हम देखते हैं हिस्टोरियंस एंड देयर सोर्सेज, कि भी हिस्टोरियंस और वो कौन से सोर्सेज यूज़ करते हैं, कौन से स्रोत यूज़ करते हैं पास्ट को फाइंड आउट करने के लिए। Historians use different types of sources to learn about the past, depending upon the period of the study and the nature of their investigation. Historians तरह तरह के sources यूज़ करते हैं, वो डिपेंड करता है कि वो कौन से पीरियड के बारे में पढ़ रहे हैं, कौन सी सल्तनत या कौन सी डायनेस्टी के बारे में पढ़ रहे हैं, या फिर जो उनकी इन्वेस्टिगेशन होती है, जांच पड़ताल होती है, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन मतलब जांच पड़ताल, तो वो किस तरीके की है, वो इंस्क्रिप्शंस ढूंढते हैं या फिर मैन्यूस्क्रिप्ट ढूंढते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे आगे। लास्ट ईयर फॉर एग्जांपल यू रेड अबाउट द रूलर्स ऑफ गुप्ता डायनेस्टी एंड हर्षवर्धन। तो आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा गुप्ता डायनेस्टी और हर्षवर्धन के बारे में। इन दिस बुक वी विल रीड अबाउट
द फॉलोइंग 1000 years फ्रॉम रफली 700 to 1750। तो इस बुक के अंदर इस साल हम 700 से 1750 का जो टाइम पीरियड है हिस्ट्री का, उसको हम पढ़ेंगे। एग्जैक्ट 700 से 750 तो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन इनके आसपास की जो डेट्स हैं या फिर बीच का जो टाइम पीरियड है वो हम पढ़ने वाले हैं। You will notice some continuity in sources used by historians for the study of this period। तो आप नोटिस करेंगे 700 से ये जो टाइम पीरियड है 1750 का, ये जो टाइम पीरियड है इसमें एक कंटिन्यूटी थी, निरंतरता थी, जो सोर्सेज यूज़ किए गए हिस्टोरियंस के द्वारा उनमें दे स्टिल रिलाई on coins, inscriptions, architecture and textual records for information। तो अभी भी इस टाइम पीरियड के लिए भी हिस्टोरियंस को कॉइन्स पे, जो पुराने सिक्के होते हैं उन पे निर्भर करना पड़ता था, ठीक है। और जो इंस्क्रिप्शंस क्या होते हैं? शिलालेख, ठीक है। पत्थरों के ऊपर जो कुछ लिखा जाता था या फिर दीवारों पे या मेटल ऑब्जेक्ट्स पे कुछ भी जो लिखा जाता था तो उसको इंस्क्रिप्शंस बोलते हैं। द आर्किटेक्चर, जो निर्माण कला होती है, और जो टेक्सचुअल रिकॉर्ड हैं, जो कुछ लिखा पाया गया है इंफॉर्मेशन के लिए, वो सारी चीज़ें, इन सभी चीज़ों का यूज़ किया गया है इस पीरियड के दौरान। बट देर इज़ आल्सो कंसिडरेबल डिसकंटिन्यूटी, लेकिन इसके अलावा डिसकंटिन्यूटी भी पाई गई है, अनिरंतरता भी पाई गई है। द नंबर एंड वेराइटी ऑफ टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स इंक्रीज ड्रामेटिकली ड्यूरिंग दिस पीरियड। इस पीरियड के दौरान, मतलब इस शासनकाल के दौरान क्या हुआ कि जो टेक्सचुअल रिकॉर्ड हैं उनका जो नंबर है या जो वैरायटी है वो धीरे धीरे जो है पहले तो बढ़ा और फिर डिसकंटिन्यूटी आई। दे स्लोली डिस्प्लेस्ड अदर टाइप्स ऑफ अवेलेबल इंफॉर्मेशन। और जो भी रिसोर्सेज मिले इस पीरियड के दौरान, उन्होंने पहले वाले रिसोर्सेज की जगह ले ली। जो पहले से सोर्सेज अवेलेबल थे उनकी जगह उनको यूज़ किया जाने लगा। थ्रू दिस पीरियड पेपर ग्रेजुअली बिकेम चीपर। और यही वो टाइम था जब पेपर सस्ता हो चुका था, कागज़ सस्ता हो चुका था। एंड मोर वाइडली अवेलेबल, और लोगों को आसानी से उपलब्ध भी था पेपर उस टाइम पे। पीपल यूज्ड इट टू राइट होली टेक्स्ट, क्रॉनिकल्स ऑफ रूलर्स, लेटर्स एंड टीचिंग्स ऑफ सेंट्स, petitions and judicial records, and for registers of their accounts and text। तो कागज़ का यूज़ देखिए पहले बहुत सारे कामों के लिए किया जाता था, जैसे कि जो क्रॉनिकल्स होते थे रूलर्स के लिए, रूलर्स अपने बारे में जो भी लिखवाते थे, या फिर जो लेटर्स होते, या फिर सेंट्स जो संत लोग होते हैं उनकी जो टीचिंग्स थी, ठीक है, जो शिक्षा जो देते थे। एंड पेटिशंस, जो याचिकाएं दायर होती थी, या फिर जो जुडिशियल रिकॉर्ड है, न्यायिक जो न्याय के लिए जो रिकॉर्ड रखे गए थे, या फिर जो रजिस्टर थे अकाउंट या टैक्स के लिए, सारी चीज़ों में पेपर का यूज़ होता था। मैन्युस्क्रिप्ट्स वर कलेक्टेड बाय वेल्दी पीपल, रूलर्स, मोनेस्ट्रीज एंड टेम्पल्स। तो जो मैन्युस्क्रिप्ट्स होती थी वो जो वेल्दी लोग होते थे, जो अमीर लोग होते थे, उनके द्वारा ही रखी जाती थी, क्योंकि मैन्युस्क्रिप्ट्स को लिखने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता था और ये एक महंगे मटेरियल के ऊपर लिखी जाती थी। मैन्युस्क्रिप्ट्स क्या होती हैं कि दोज रिटन डॉक्यूमेंट्स विच वर रिटन बाय हैंड, वो जो रिटन डॉक्यूमेंट जो हाथ के द्वारा लिखी गई थी, उस समय प्रिंटिंग भी नहीं होती थी बुक्स की, तो हाथ से ही कॉपी करके जो दूसरी मैन्युस्क्रिप्ट्स को भी लिखा जाता था। तो इसलिए मैन्युस्क्रिप्ट्स जो थी वो महंगी होती थी। और इनको कौन कौन रखता था? वेल्दी पीपल, रूलर्स, राजा या मोनेस्ट्रीज, जो मठ होते हैं वहाँ पे संत लोग रहते हैं, या टेम्पल्स, मंदिरों में रखी जाती थी। दे वर प्लेस्ड इन लाइब्रेरी एंड आर्चीव्स, या फिर उनको लाइब्रेरीज में रखा जाता था। आर्चीव्स, आर्चीव्स क्या होता है? गवर्नमेंट रिकॉर्ड होता है, जो गवर्नमेंट अपना हिसाब किताब रखती है, जो अपने डॉक्यूमेंट्स रखती है, तो वो उस डॉक्यूमेंट रखने की जगह को आर्चीव बोला जाता है। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। ए आर्चीव, ए प्लेस वेयर डॉक्यूमेंट्स एंड मैन्युस्क्रिप्ट्स आर स्टोर्ड, एक जगह है जहाँ पे
डॉक्यूमेंट्स और मैन्युस्क्रिप्ट्स को स्टोर करके रखा जाता था। टुडे ऑल नेशनल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स हैव आर्चिव्स वेयर दे कीप ऑल देयर ऑफिशियल रिकॉर्ड्स एंड ट्रांजैक्शंस। तो आज के दिन भी हमारी जो स्टेट है, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट आर्चिव रखती है, आर्चिव्स के अंदर ऑफिशियल रिकॉर्ड रखती है। These manuscripts and documents provide a lot of detailed information to historians, but they are so difficult to use. तो इन मैन्यूस्क्रिप्ट से और इन डॉक्यूमेंट से हिस्टोरियंस को बहुत ज़्यादा जानकारी मिली, लेकिन इनको यूज़ करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता था। तो ये हम आगे नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट करेंगे। इस सेक्शन में हम इतना ही कंप्लीट करते हैं। थैंक यू।